दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक तरंग प्रकाशिकी का, जो कि हाइगन्स के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या है, इस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे। और ये टॉपिक आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। और आप लोग ये टॉपिक क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे और 12th में भी है। प्रकाश का परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक तल पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात वह प्रकाश या उस प्रकाश की जो अधिकतम मात्रा होती है वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ पर या तल पर आपतित होती है तो उस प्रकाश की अधिकतम मात्रा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम हैं। पहला नियम है कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी आपतन कोण यानी कोण आई जो होता है वो बराबर होता है कोण आर के। कोण आर क्या है? परावर्तन कोण है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं परावर्तन के नियम में। परावर्तन की एक विशेषता होती है। और दूसरा जो नियम है परावर्तन का वो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम इन्हीं दोनों नियमों की व्याख्या आज हाइगन्स के सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे बराबर है। क्योंकि हाइगन्स के सिद्धांत में हम लोग प्रकाश को किरण नहीं मानते हैं, हम इसमें प्रकाश को एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में मानते हैं जो कि अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या होती क्या है। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चिकना परावर्तक तल लेते हैं। मान लीजिए ये एक कोई चिकना परावर्तक तल है। अब चिकने परावर्तक तल में आप ले सकते हैं कांच। मान लेते हैं ये जो पृष्ठ है ये क्या है, कांच का बना है। तो इसको हम खींच लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं यम डैश। यम फार होता है मिरर, इसलिए इसको नाम दे दिया हम लोग यम डैश। क्या है? एक कांच का परावर्तक पृष्ठ है या चिकना पृष्ठ है। अब हम क्या करेंगे, इसी पृष्ठ पर एक तिरछा प्रकाश का तरंगाग्र जो होगा उसको आपतित करते हैं। तो मान लेते हैं एक कोई तिरछा तरंगाग्र, ये आपका हो गया तरंगाग्र, इसको नाम दे देते हैं ए बी। और यहां से क्या होता है, एक तिरछा तरंगाग्र इस प्रकार इस पृष्ठ पर आपतित होता है। और ये जो किरण है इसको भी नाम दे देते हैं पी क्यू। ये आपका क्यू भी एक तरंग है, पी ए एक तरंग है और इसके बीच में बहुत सारे तरंगे हैं। लेकिन ये जो ए बी है ये क्या है, तरंगाग्र है। तरंगाग्र होता क्या है, तो जब प्रकाश की किरण क्या होती है, माध्यम में संचरण या चलती है तो माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ बनता है जहां पर उपस्थित सभी कण जो होते हैं वो कंपन की समान कला में होते हैं, जिसको हम तरंगाग्र कहते हैं। यानी आप सिंपली आप कह सकते हैं कि तरंग का जो अगला हिस्सा होता है वही क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो मान लेते हैं एक कोई तरंगाग्र ए बी इस परावर्तक पृष्ठ यम डैश पर आपतित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये तिरछा आपतित हो रहा है तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये बिंदु ए है या ये जो पी ए तरंग है ये क्या होता है, सबसे पहले ही क्या होता है इस परावर्तक पृष्ठ पर पहुंच जाता है, जबकि ये जो बी वाला है ये अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो जब तक ये तरंग बी इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर पहुंचेगा, मान लीजिए ये, इसको हम क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये बिंदु सी पर पहुंचता है। तो जब तक ये तरंग क्यू बी पर पहुंचेगा तब तक ये जो पी ए है ये क्या होगा, ये भी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पहले पहुंच जाता है तो क्या होगा, ये पहले कहीं ना कहीं क्या होगा, परावर्तित होकर आगे की तरफ वापस लौट जाता है। तो जब तक ये बी से सी तक पहुंचेगा तब तक यहां से ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के आगे यहां कहीं पर पहुंच जाएगी। और ये आगे उतनी दूर जाएगी जितना दूर बी से सी की दूरी है। यानी बी से सी तक आने में जो समय लगा है इस तरंग को, इस क्यूबी तरंग को, उतना ही समय पी को ए से किसी अन्य बिंदु यहां तक जाने में जो भी समय लगेगा वो बराबर होगा। अब मान लेते हैं ये दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि ये जो क्यूबी और पी ए तरंग है या ए बी जो तरंगाग्र है ये स्मॉल वी वेग से चल रहा है। तो मान लेते हैं इसकी चाल जो है, तरंगाग्र की चाल
माना तरंगाग्र की चाल बराबर स्मॉल v। मान लेते हैं कि तरंगाग्र की जो चाल है वो स्मॉल v है तथा ये b से c तक स्मॉल t समय में पहुंच जाता है। तो यहां से निकालेंगे तथा b से c तक पहुंचने में लगा समय बराबर स्मॉल टी। यानी यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा इसको वो स्मॉल टी लगा, तब यहां से यहां तक जो तय की गई दूरी होगी तब B से C के बीच की दूरी आपने पढ़ा होगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। यानी यहां से चाल हमने मान लिया है स्मॉल v और जो समय हो वो हमारा स्मॉल t, यानी b से c की जो दूरी होगी वो होगी स्मॉल v इंटू टी। और इतनी ही दूरी vc ही दूरी a से ये जो पहली किरण है ये pa है, ये तरंग क्या होगी आगे की तरफ बढ़ेगी। यानी आप क्या करेंगे b से c पर सी त्रिज्या का क्या करेंगे एक चाप लेंगे और इसे ए पर रखेंगे और यहां से क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे। तो मान लेते हैं ये कहीं पर यहां कहीं पर पहुंचता है और इस बिंदु को हम मान लेते हैं डी। ये आपको चाप लगाना है बीसी त्रिज्या, ये इतनी लंबाई का चाप लेंगे और इस ए से रखेंगे और यहां से इस पर एक चाप लगाएंगे जो कि क्या होगा जितनी लंबाई ये बीसी होगी उतनी लंबाई ये भी होगी। उसके बाद जो ये चाप होगा इसी से स्पर्श करता हुआ हम क्या करेंगे एक स्पर्शी खींचेंगे, इस प्रकार से ऐसे एक स्पर्शी खींचेंगे जो कि परावर्तन के पश्चात एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है और ये जो CD तरंगाग्र होगा यह पुनः आगे की तरफ ऐसे परावर्तित होकर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं R और S। तो यहां पर ये जो QB और PA है ये आपतित तरंगाग्र है और जो ये DR और CS है ये क्या है परावर्तित तरंगाग्र है और ये है हमारा आपतित तरंगाग्र। अब यहाँ पर अगर ये किरणें क्या हो रही हैं आ रही हैं और यहाँ से परावर्तित होकर जा रही हैं तो इनके बीच कुछ कोण भी बनेगा और वो कोण होता है आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो आपको आपतन कोण की अगर बात करें तो आपतन कोण क्या होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण जो होता है वो आपतन कोण होता है। तो आपको इस बिंदु ए और बिंदु सी पर एक अभिलंब की भी आवश्यकता है, यानी हम क्या करते हैं इस पर एक अभिलंब भी खींच लेते हैं, एक इस पर हम अभिलंब भी खींच लेते हैं इस प्रकार से और यहां पर भी एक अभिलंब खींच लेते हैं इस प्रकार से। नाम कुछ दे देते हैं n डैश और इसको n डबल डैश और n ट्रिपल डैश, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ABCD 1 2 3 4 कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये n डैश एक क्या है बिंदु A पर अभिलंब है और ये n डबल डैश और n ट्रिपल डैश जो है वो बिंदु C पर क्या है एक अभिलंब है। अब यहां से हम क्या करेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण को प्रदर्शित करेंगे। तो हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं और जो अभिलंब और परावर्तित किरण होती है उसके बीच का जो बना कोण होता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण आपका I हो जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल r। इसमें हमें प्रूफ करना है ये परावर्तन का नियम कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक नियम तो आप इस चित्र के सहायता से या आप ऐसे लिख सकते हैं कि चित्र के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण या आपतित तरंग परावर्तित तरंग और इन आपतन बिंदुओं पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। ये तीनों के तीनों क्या है एक ही तल में आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा नियम जो है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसको हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करते हैं तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। अगर आप देखिए तो ये जो रेखा है n डैश वो इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये पूरा कोण है आपका 90 डिग्री। तथा यहां पर देखेंगे तो PA और AB ये भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का ही कोण बनाते हैं। ये आप पढ़े होंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में, वहां पर बताया जाता है कि जो प्रकाश की तरंग होती है वो तरंगाग्र के हमेशा लंबवत गति करती है।
तरंग जो होती है, ये जो पी ए है वो तरंग है और ए बी जो है वो तरंगाग्र है, और ये जो तरंग होती है तरंगाग्र के हमेशा लंबवत ही रहती है। तो इसलिए ये जो कोण पी ए बी होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री है तो इधर वाला कोण जो होगा वो होगा हमारा 90 माइनस आई। कैसे, अगर इस पूरे में से इतना आई को घटा दें तो इधर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस आई, और उस कोण का मान हमें मिल जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो ये हम ये भी जानते हैं कि ये जो दर्पण है और जो ये यूनियन डैश अभिलंब है ये भी क्या होता है, पूरा 90 डिग्री होता है। और अगर हम बात करें तो ये वाला कोण इधर इतना, इस कोण का मान निकालने की बात करें तो अगर हम 90 में से 90 में से इस 90 माइनस आई को घटा दें तो ये पूरा कोण हमें मिल जाएगा, और ये पूरा कोण आएगा 90 माइनस 90 और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस आई, तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा कोण आपका आ जाएगा यहां से यहां तक का स्मॉल आई। इसी प्रकार इधर भी करेंगे तो यहां पर ये पूरा जो कोण होगा, जैसे यहां पर किए हैं पूरा गुणा भाग, वैसे यहां से यहां तक का जो पूरा कोण होगा ये हो जाएगा स्मॉल आर। कैसे, हम जानते हैं ये पूरा है हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये तरंगाग्र है, ये तरंग है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये पूरा 90 हो जाएगा। तो इधर वाला हो जाएगा 90 माइनस स्मॉल आर, और ये भी जानते हैं कि ये यहां से इस अभिलंब से लेकर ये जो कोण बन रहा है ये भी पूरा 90 डिग्री का है। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री का है तो अगर हम क्या करें 90 में से इतने वाले को, ये जो 90 माइनस आर है इसको घटा देंगे तो इधर वाला ये यहां से यहां तक का जो कोण होगा ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर। तो यहां पर ये कोण हम मान लेते हैं कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये बराबर होगा 90 कोण एन ए सी, कोण एन ए सी माइनस कोण पी, यहां से कोण एन और ये ए है और ये बी, कोण एन ए बी यहां से हम निकालेंगे तो कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण एन ए सी, देखेंगे तो एन ए सी ये पूरा है हमारा 90 डिग्री माइनस कोण ए बी, कोण हमारा होगा एन और ए और बी, कोण एन ए बी, तो एन ए बी का मान हमने निकाला है 90 माइनस आई, तो यहां से हो जाएगा 90 और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, यानी कोण बी ए सी बराबर हमें मिलेगा स्मॉल आई। तो ये मान हम यहां पर लिख लेते हैं। इसी प्रकार यहां पर लिखेंगे, इसी प्रकार जैसे हमने कोण बी ए सी का मान निकाला है उसी प्रकार डी सी ए, कोण डी सी ए बराबर भी होगा हमारा स्मॉल आर। तो ये दो कोण हमें यहां से मिल गए। अब हमें यहां पर दिखाना है कि ये जो आई है वो स्मॉल आर के बराबर है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए यहां पर अगर आप देखिए तो इसी चित्र में आपको दो त्रिभुज दिखाई देंगे, एक है हमारा ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज भी दिखाई देगा ए डी सी, और त्रिभुज ए डी सी सी। इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए तो यहां पर एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगा, वो है आपका ये कोण और ये कोण। कहेंगे कैसे, तो ये आपका तरंगाग्र है, ये तरंग है, और तरंग एक दूसरे के हमेशा अभिलंब होते हैं, तो ये कोण होगा 90 डिग्री। इसी प्रकार ये भी क्या है, तरंग है, और ये जो सी डी है क्या, तरंगाग्र है, इसीलिए ये कोण भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो यहां से कोण बी जो होगा वो बराबर होगा कोण डी के, क्यों, तो दोनों क्या है, समकोण है, दोनों आपके क्या है, समकोण है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो एक चीज तो दोनों में बराबर हो गई। दूसरा देखें तो यहां पर ए सी ये भुजा दोनों में कॉमन है, तो यहां पर लिखेंगे ए सी बराबर ए सी, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, या कॉमन आप लिख सकते हैं। और तीसरा देखेंगे तो तीसरा यहां पर एक भुजा, ये जो बी सी है, भुजा बी सी ये बराबर है किसके, ए डी के, ये बराबर है ए डी के। ऐसा क्यों है,
तो हमने बताया था कि बी से सी तक ये जो तरंग है क्यू बी, जब तक बी से सी तक पहुंचती है तब तक ये वाली क्या होती है, ए से डी तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए यहां से हमने क्या किया था, इतनी लंबाई का चाप लिया था और इसको जब ऐसे खींचेंगे तो ये डी बिंदु पर क्या होता है, कहीं पर काटता है इस रेखा को, और इसीलिए ये जो एडी होती है वो क्या होती है, बीसी के बराबर होती है। तो ये दोनों अगर यहाँ पर देखेंगे तो तीन चीजें हमने बराबर कर देते हैं भुज एबीसी और एडीसी में, कि कोण बी जो है कोण डी के समकोण है, यानी ये कोण इस कोण के समकोण है, यानी बराबर है, यानी समकोण है। और एसी जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में एसी एक ही भुजा है, वो घनिष्ठ है। और बीसी जो है वो एडी के बराबर है, उसको मैंने बताया कि बी से सी तक जो चली गई दूरी होती है उतनी ही दूरी ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर पहले ही ए से डी तक पहुंच जाती है। तो ए इसलिए बीसी जो होगा वो एडी के बराबर होगा। अतः यहां से हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी जो होगा ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। और अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए, ये दोनों त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो इसका मतलब है कि इसके सभी अंग क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। और अगर ऐसा है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण बी और कोण बी ए और सी, कोण बी ए सी ये बराबर होगा कोण डी सी ए के, कोण डी सी ए के। तो कोण बी ए सी है क्या, तो यहां पर देखिए, तो कोण बी ए सी बराबर है स्मॉल आई, तो यहां से लिख सकते हैं स्मॉल आई, कोण आई बराबर कोण डी सी ए, देखेंगे तो डी सी ए है हमारा कोण आर, और ये है हमारा परावर्तन का दूसरा नियम। और इसी को कहते हैं कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि जो आपतन कोण होता है यानी कोण आई जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, और हमने इस चित्र की सहायता से आसानी से सिद्ध कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर हम दूसरे नियम की बात करेंगे तो दूसरा नियम आप चित्र की सहायता से लिख सकते हैं, कि आप यहाँ पर लिखेंगे, पहला नियम तो हमने प्रूव कर दिया, दूसरा नियम आप कह सकते हैं कि चित्र के अनुसार आपतित तरंगांग, अपवर्तित तरंगांग और आपतन बिंदु, ये जो आपके दो बिंदु हैं ए और सी, इस पर जो खींचा गया अभिलंब है एन और एन डैश और एन डबल डैश और एन ट्रिपल डैश, ये दोनों क्या है, एक ही तल में है, मतलब तीनों क्या है, एक ही तल में है। और ये होता है आपका परावर्तन का तीसरा नियम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।